सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्वॉलोड स्टार एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। इन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर जुइका और यहाँ पर पर्पल बेल किंग इन दोनों ने मिलकर लो फैंग को ट्रैप करने की कोशिश की और जिसकी वजह से उन लोगों ने यहाँ पर 6 रियल प्रिजन को भी एक्टिवेट कर दिया था। और भाई इसको फुल पावर में एक्टिवेट करने के बाद हम देखते हैं कि आसपास एक से बढ़कर एक एक्सप्लोजन होने लगते हैं और तभी यहाँ पर लो फैंग भी बाहर आ जाता है और आते साथ ही अपने किंग 1000 इल्यूजन का यूज करते हुए एक के बाद एक स्पेस में क्रैक करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होमविंग अलायंस के लोग भी लो फैंग पर नजर रखे हुए थे और यहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं कि इस ह्यूमन वर्ल्ड मास्टर ने हमारी सारी कंडीशंस को फुलफिल कर लिया है और अब लगता है कि ये इस होमविंग अलायंस का हिस्सा बन सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि लो फैंग उस 6 रियलम प्रिजन को ब्रेक करते हुए यहाँ पर स्टार फैंटेसी किंग की हेल्प लेता है और उसकी मदद से वो यहाँ से इमीडिएटली एस्केप कर जाता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम होमविंग सिटी के काउंसिल हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पे ये सभी लोग लो फैंग के उस बैटल को एक्सेस करना चाहते हैं लेकिन इन्हें परमिशन नहीं मिलती कि तभी उनमें से कहने लगता है कि मैंने ऑलरेडी सिस्टम से कहा था कि हमें उसका एक्सेस चाहिए तो भला ये देख क्यों नहीं रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग दोबारा से अप्लाई करते हैं लेकिन इनकी एप्लीकेशन दोबारा से रिजेक्ट कर दी जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी को भी लो फैंग के उस बैटल का एक्सेस नहीं मिल पाता, जो देखकर उनमें से कहने लगता है कि आखिर इस वर्ल्ड मास्टर की क्लियरेंस इतनी ज्यादा हाई कैसे है कि हम में से कोई भी इसका एक्सेस नहीं कर पा रहा। कि तभी उनमें से ये कहने लगता है कि सभी लोग मेरी बात तो गौर से सुनो, यहाँ पर इस बंदे की क्लियरेंस को खुद पर्सनली केओस सिटी के लॉर्ड ने सेट किया है और अगर इस सेक्टर के लॉर्ड को हमें होंग अलायंस में रिक्रूट करना है तो मैं आप सभी की राय जानना चाहूंगा, क्या किसी को भी इससे ऑब्जेक्शन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग राजी हो जाते हैं और कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं जताता। इस दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम लो फैंग को देखते हैं जहाँ पर इसने दोबारा से बहुत से भारी भरकम रिसोर्सेज को भी कलेक्ट कर लिया था। कि तभी यहाँ पर जो अटुका होती है उसे एक चीज मिलती है जिसे देखते साथ ही लो फैंग उसे अपने पास खींचने लगता है और कहने लगता है कि जरा देखो, इससे कहते हैं डबल लक। मुझे यकीन नहीं होता कि मुझे यान गॉड क्लैन का दूसरा मेटल प्लेट भी मिल गया। यहाँ पर उसे पाते साथ ही लो फैंग इसके अंदर डाइव इन करना शुरू कर देता है जहाँ पर वो इसके एक एक लेयर को ब्रेक थ्रू करते हुए सीधा इसके डीप में पहुंच जाता है जहाँ पे उसे वही सारे एंशिएंट टेक्स्ट नजर आते हैं। कि तभी यहाँ पर लो फैंग इन सभी को कलेक्ट कर लेता है और फिर कहने लगता है कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया और इस बार जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो पहले से कई गुना ज्यादा बेहतर है और इस बार वो जो नेमलेस स्क्रप्चर था मुझे उससे रिलेटेड बहुत से मिसिंग पार्ट्स भी मिल चुके हैं और जिसका मतलब ये कि अब इसकी मदद से मैं अपने सेकंड ट्राइब्यूशन को कल्टीवेट कर सकता हूँ। इसी के साथ लो फैंग आगे बताने लगता है कि जब वो फर्स्ट ट्राइब्यूशन को वो कल्टीवेट कर रहा था तो उस दौरान उसकी जो ह्यूमन बॉडी की स्ट्रेंथ थी वो डबल हो गई थी और यही नहीं, गोल्डन हॉर्न बीस्ट की ताकत भी 1.5 गुनी बढ़ चुकी थी। और इस वक्त मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि इस बार मेरी स्ट्रेंथ किस हद तक बढ़ जाती है। चलो देखते हैं कि आखिर इन कबाड़ में हमें और क्या जुगाड़ का सामान मिलता है। जिसके बाद आतुका और बावता दोनों ही कूद जाती है और यहाँ पर वही ढूंढ ढूंढ के रेयर चीजों को निकालना शुरू कर देती है, जिनमें से एक जैसे ही बावता के हाथ लगता है तो यहाँ पे लो फैंग हमें बताने लगता है कि जो नाशी पीपुल से उसे जितने भी रिसोर्सेज मिले थे उनमें से कुछ बहुत ही रेयर ट्रेजर्स भी थे और जिनमें से एक ये ड्रीम लाइट डिवाइन इनहेरिटेंस क्रिस्टल, जिसकी वैल्यू को हर कोई कंसीडर करता है। इसी के साथ यहाँ पर लो फैंग अपने सेकंड रेवोल्यूशन को कल्टीवेट करना शुरू कर देता है और उसी पे फोकस करने लगता है, जिससे लो फैंग बताता है कि उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो 6 गुना बढ़ चुकी थी। साथ ही मैंने सक्सेसफुली 10th ब्लड लुओ क्रिस्टल को भी फ्यूज कर लिया था और जिसके बाद मैं ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट का लेजेंडरी ब्लैक वॉरियर बन गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई लो फैंग की जो स्ट्रेंथ है ना वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी और वो अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पर टेस्ट करके भी हमें दिखाता है, जिसे देख के मजा आ जाता है। इसी के साथ लो फैंग आगे बताता है कि इसी दौरान होंगमेंग अलायंस के कुछ लोग मुझे बार बार विजिट करने भी आते हैं और वो लोग मुझे अपने होंगमेंग अलायंस, जिसे की स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन अलायंस भी कहा जाता है, तो ये लोग बार बार मुझे उस अलायंस में इन्वाइट करते हैं। यहाँ पे हम रेड कलर में किंग ये चैन को भी देखते हैं जहाँ पर वो लो फैंग को इन्वाइट करता है कि उसे होंगमेंग अलायंस को ज्वाइन कर लेना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि लो फैंग भी मान जाता है, फाइनली वो होंगमेंग अलायंस का ही एक मेंबर बन जाता है और लो फैंग बताता है कि इस अलायंस में बहुत से पावरफुल बीइंग्स हैं। साथ ही यहाँ पर वो बताता है कि उसकी आइडेंटिटी किसी के सामने रिवील ना हो, इसी वजह से होंगमेंग अलायंस के अंदर केओस सिटी के लॉर्ड ने ऑलरेडी उसके लिए अरेंजमेंट्स कर रखी है, जिसके अकॉर्डिंग लो फैंग जोहांग कॉन्टिनेंट में पैदा हुआ और उसकी एज 3000 साल है। तभी आटुका आकर यहाँ पर अपने नए लो फैंग
का नामकरण करते हुए उसका नाम से किंग सक्सेसर रखती है और जोर जोर से हंसने लगती है। लेकिन यहाँ पे बाबत आकर उसके सिर में एक लगाती है और फिर उसका नाम मैड किंग इमॉर्टल रखती है। पर यहाँ पे लू फेंग कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द और ज्यादा कल्टीवेट करना होगा ताकि मेरी ट्रूली जो स्ट्रेंथ है वो किंग लेवल तक पहुँच सके, और जिसके बाद ही मेरे जो मास्टर ने मेरी यहाँ पर रेपुटेशन बनाई है उसके ऊपर मैं खरा उतर सकता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो नेमलेस स्क्रप्चर को और ज्यादा स्टडी करना शुरू कर देता है, जिससे उसकी ताकत जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी वो 6 गुना और बढ़ जाती है। साथ ही जो ब्लैक वॉरियर था उसकी ताकत भी 10 गुना और बढ़ जाती है। साथ ही बीस्ट गॉड का जो ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट लेयर है उसकी पावर भी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और टोटल 120 गुना सेक्टर लॉर्ड जितनी पावर ऑलरेडी जो आर्मर फ्यूजन थ्रेश होल्ड है उसे एक्सीड कर रहा है। इसी के साथ लू फेंग खुद की बॉडी को बाकी की चीजों के साथ भी फ्यूज करना शुरू कर देता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसकी ह्यूमन बॉडी की वो बढ़ने लगती है। और अब जबकि लू फेंग के पास किलिंग वो विंग्स है तो इसकी मदद से वो अपनी सेक्टर लॉर्ड वाली जो ऑरा है उसे कंसील करके किंग लेवल कॉम्बैट पावर को अचीव कर सकता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर वर्चुअल यूनिवर्स के होंगमेंग सिटी के एंट्रेंस का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये लू फेंग भी पहुंच जाता है और वो बताने लगता है कि ये अलायंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है लेकिन बहुत ही लो प्रोफाइल रखता है। इवन कि इसका दबदबा इतना ज्यादा है जितने की 5 ग्रेट पावर्स का भी नहीं है। इसी के साथ लू फेंग आगे बढ़ते हुए बताने लगता है कि जब मैं हजारों साल की ट्रेनिंग में था तो मैंने ऑलरेडी बहुत से रूमर्स इससे रिलेटेड सुने हैं और मुझे कभी भी इसे पास से देखने का मौका नहीं मिल पाया। इसी के साथ हम देखते हैं कि लू फेंग बिल्कुल एंट्रेंस में पहुंच जाता है, जहाँ पर एक वॉइस उससे कहने लगती है कि यांग तुम्हारा हमारे इस अलायंस में स्वागत है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर लू फेंग फाइनली अंदर पहुंच जाता है और अंदर का नजारा देखकर वो भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। इसी के साथ यहाँ पर हम होंगमेंग सिटी के स्ट्रीट का सीन देखते हैं और जहाँ पर लोगों की खचाखच भीड़ थी कि तभी यहाँ पर एक रोबोट आकर सीधा लू फेंग को स्कैन करते हुए उसका स्वागत करता है और बताने लगता है कि हमारे योंग अलायंस सिटी मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड है, आउटर सिटी, इनर सिटी और होंगमेंग अलायंस हॉल। जिसके बाद वो एआई रोबोट आगे बताने लगता है कि जो होंगमेंग अलायंस के लोग हैं उन्हें 7 लेवल्स में डिवाइड किया गया है उनकी जो स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग, और जिसका मतलब ये कि 1 से लेकर 3 स्टार के जितने भी वॉरियर्स होते हैं वो सभी लोग आउटर सिटी में रहते हैं। 4 से लेकर 6 स्टार के जो वॉरियर्स होते हैं वो सभी लोग इनर सिटी में रहते हैं और हमारा जो मेन यानी कि होंगमेंग हॉल है वो 7 स्टार या उससे ऊपर के लोगों के लिए है। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जगह हमारे अलायंस के लोगों के लिए जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो प्लीज कोशिश कीजिएगा कि आपस में फाइट ना करें। जिसके बाद हम देखते हैं कि लू फेंग आगे एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात स्टार फैंटेसी किंग से होती है और वो समझ जाता है कि ये भी इस अलायंस की एक मेंबर है। लेकिन स्टार फैंटेसी किंग लू फेंग को यहाँ पे पहचान नहीं पाती, लेकिन वो इसके ऑरा को थोड़ा बहुत समझ लेती है और कहती है कि न जाने मुझे तुमसे फेमिलियर सी ऑरा क्यों आ रही है, क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं। यहाँ पर लू फेंग सोचता है कि मुझे इसे नहीं बताना चाहिए कि मैं सिल्वर विंग किंग हूँ, कि तभी इससे पहले कि वो कुछ बोलता पीछे से कोई बंदा उसे दबोच लेता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि किंग ये शन होता है, जो कि लू फेंग को देखकर कहता है कि तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। इसी के साथ यहाँ पर वो बताने लगता है कि असल में स्टार फैंटेसी किंग उसकी सिस्टर है और फिर वो अपनी सिस्टर को भी बताता है कि ये एक ऐसा जीनियस है जिसे कि हमारी अलायंस ने रिक्रूट किया है। जिसके बाद ये लोग आउटर सिटी को एक साथ एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ वो बंदा बताने लगता है कि जो आउटर सिटी है इसमें 3 मिलियन से भी ज्यादा लोग रहते हैं और जो कि सभी अलग अलग रेसेस से बिलोंग करते हैं, जो सुनकर यहाँ पर लू फेंग को भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और उसे यकीन नहीं होता कि ऐसी भी एक जगह एग्जिस्ट करती है जहाँ पर हर रेस का बंदा मिलजुल कर और बिना किसी भेदभाव के आपस में बहुत ही प्यार से रहते हैं। स्टार फैंटेसी किंग उसे बताने लगती है कि यहाँ पर आकर तुम्हें एहसास होगा कि यहाँ पर आउटसाइड वर्ल्ड की तरह कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इसी के साथ यहाँ आसमान में जो सितारे होते हैं वो उनके बारे में लू फेंग को बताते हुए कहती है कि मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ पर हर एक स्टार अपने आप में एक बहुत बड़े और पावरफुल बीइंग को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है और जब जब यहाँ पर कोई पावरफुल बंदा आता है तो एक और स्टार यहाँ पर ग्लो करता है, जिसका मतलब ये कि इनमें से एक स्टार तुम्हें भी रिप्रेजेंट करता है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे लू फेंग को एक 7 कलर के स्मोक वाइन को ट्राई करने को कहते हैं, जिसे देखकर ही लू फेंग का मुंह बनने लगता है और वो कहने लगता है कि ये मेरी नजर में एक पॉइजन है जिसे कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे लेने से मना किया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि लू फेंग असल में यहाँ पर जो अपना पॉइजन होता है उसके बारे में बात कर रहा था, जिसके बाद इन लोगों के फोर्स करने पर लू फेंग उसे चख लेता और यहाँ पर उसकी हालत खराब हो जाती है, जो देखकर स्टार फैंटेसी किंग और यहाँ पर उसका भाई दोनों लू फेंग का मजाक उड़ाने लगते हैं और ये तीनों बहुत ही अच्छा खासा वक्त यहाँ पर बिताते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम होंगमेंग सिटी का जो आउटर यूबाओ हॉल है उसका सीन देखते हैं, जहाँ पर हम एक ट्रेजर पवेलियन को देखते हैं, जिसे देखते साथ ही जो
यहाँ पर किंग ये चैन होता है वो लू फेंग को बताने लगता है कि यहाँ पर ये जो तुम ट्रेजर पवेलियन देख रहे हो ये यहाँ पर जितने भी ट्रेजर शॉप है उन सब में सबसे ज्यादा बेहतरीन है और इस शॉप को जो ओन करता है वो होंगमिंग हॉल का ही एक मास्टर है। इसी के साथ ये लोग यूबाओ हॉल के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर ऑलरेडी बहुत से लोग मौजूद होते हैं। यहाँ पर किंग ये चैन अपने एक पुराने दोस्त यानी कि हेवनली और किंग से मिलता है जिसे मिलकर ये बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किंग ये चैन उसे हक करने की कोशिश करता है लेकिन वो बार बार उसे चकमा दे देता है और फिर वो उससे पूछने लगता है कि किंग ये चैन क्या तुम भी यहाँ पर उसे क्राउड फंडिंग ट्रेजर ऑक्शन के लिए आए हो जिसके लिए मैं और बाकी सब भी आए हैं। किंग ये चैन कहने लगता है कि नहीं फिलहाल मैं इसके लिए नहीं आया हूँ बल्कि मैं अपने एक नए दोस्त को इस पूरे जगह को एक्सप्लोर कराने में मदद कर रहा हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर लू फेंग का सभी से इंट्रोडक्शन कराने लगता है और बताने लगता है कि ये यांग है जो कि इस होंगमिंग अलायंस का एक न्यूली मेंबर है। इसी के साथ हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर सभी लोग उसी ट्रेजर ऑक्शन के लिए आए होते हैं और सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आते हैं। जिसके बाद ये लोग वापस से अपने रास्ते में आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन लू फेंग के दिमाग में यही सवाल चल रहा था कि आखिर ये क्राउड फंडिंग ट्रेजर ऑक्शन क्या है और वो स्टार फैंटेसी किंग से पूछने लगता है कि आखिर ये क्राउड फंडिंग ट्रेजर ऑक्शन क्या है। जिस पर वो बताने लगती है कि ये हाल ही में एक बहुत ही पॉपुलर मेथड है जिसके अकॉर्डिंग जो ट्रेजर शॉप का ओनर होता है वो बहुत ही हाई क्वालिटी के पावरफुल ट्रेजर्स को सभी के सामने लाता है और जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और कॉस्टली होते हैं लेकिन 10,000 लोग साथ में मिलकर इसे बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर वो सारे 10,000 लोग जो कि इस क्राउड फंडिंग ट्रेजर ऑक्शन के लिए इकट्ठा होते हैं वो लोग बस अपने अपने हिस्से का ही बिल पे करेंगे यानी कि 10,000 रुपए का एक हिस्सा। यानी कि अगर किसी चीज की कीमत 10,000 है तो 10,000 जो लोग यहाँ पर जमा हुए थे वो सभी लोग एक एक रुपया देंगे तब जाकर उसकी पूरी कीमत अदा होगी। जिसके बाद रैंडमली किसी बंदे को सिलेक्ट किया जाता है और इससे वो पूरा का पूरा ट्रेजर दिया जाता है। मतलब ये कि ये ट्रेजर किसी को भी मिल सकता है, डिपेंड करता है उसकी लक पे और इसके लिए उसने ज्यादा कीमत भी नहीं चुकाई थी। जो सुनकर यहाँ पर लू फेंग भी एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है कि ये तरीका तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसी दौरान लू फेंग को अपने सामने एक चीज नजर आती है जिसे देखकर वो थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाता है और वो कहने लगता है कि न जाने क्यों ये मुझे सोल्जर पर्ल आर्मर से बहुत ही ज्यादा फेमिलियर लग रहा है। इसके बाद लू फेंग और उसके दोस्त भी उस आर्मर के पास पहुंच जाते हैं जहां पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन इनको मिलती है जिसे पढ़ते साथ ही यहाँ पर लू फेंग समझ जाता है कि ये वाकई में फ्लेम गॉड रेस से बिलोंग करता है। इसी दौरान जो किंग ये चैन होता है वो यहाँ पर अपने लू फेंग को नोटिस कर लेता है और कहने लगता है कि जो तुम देख रहे हो ये सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है क्योंकि ये आर्मर का सेट सच में बहुत ही ज्यादा मिरेक्युलस है। ये गोल्डन आर्मर इतना ज्यादा कमाल का है कि इसकी मदद से जो फिजिकल और सोल अटैक होते हैं उसे 90% तक रिड्यूस किया जा सकता है। पर मुश्किल ये कि इसे मास्टर करना बहुत ही ज्यादा टफ होगा। साथ ही इसका जो साइज एंड शेप है ये पूरी तरीके से सॉलिडिफाइड हो चुका है जिससे कि इसका साइज चेंज नहीं किया जा सकता। पर जो ब्लैक फिनिक्स किंग था उसने अपनी इमॉर्टल बॉडी को इस गोल्डन आर्मर को अडेप्ट करने के लिए पूरी तरीके से ऑल्टरेट किया जिससे उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी और फिर उसका पाला एक बहुत ही खतरनाक बैटल से हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो किंग ये चैन है वो बताने लगता है कि ये जो तुम आर्मर देख रहे हो इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा है, इवन की 50 मिलियन चाओटिक यूनिट्स भी इसके आगे कुछ नहीं। इसी वजह से इसे खरीदने वाला आज कोई भी नहीं है। यहाँ पर जो लू फेंग होता है वो बहुत ही गौर से उस गोल्डन आर्मर को देख रहा था और वो अच्छे से जानता है कि इसे अगर अपनी बॉडी में फ्यूज करना है तो इसके लिए उस नेमलेस स्कल्पचर की कल्टीवेटिंग होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पर यहाँ पर ज्यादातर लोग बस इसके ड्रॉबैक को देख कर ही हार मान लेते हैं लेकिन मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। साथ ही यहाँ पर लू फेंग बताने लगता है कि नाशी पीपुल से मिले हुए वो सारे रिसोर्सेस मेरे लिए इनफ होंगे कि जिसकी मदद से मैं उन्हें बेच करके इसे बाय कर सकता हूँ कि इसके लिए मुझे उस रेयर इनहेरिटेंस वाली क्रिस्टल को भी बेचने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, अब बस मुझे इसे कैसे भी करके बाय करना होगा। पर हम देखते हैं कि जब सभी लोगों का ध्यान इधर उधर होता है कि तभी अचानक से लू फेंग कहने लगता है कि वेटर मैं इस गोल्डन आर्मर को बाय करना चाहता हूँ। जो सुनकर यहाँ पर लू फेंग के पास जितने भी लोग थे वो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई इस कबाड़ के लिए तुम इतने पैसे कैसे दे सकते हो? क्या तुमने सुना नहीं कि इसका कितना बड़ा ड्रॉबैक है? यहाँ पर जो सेलर होता है उसकी तो चांदी हो जाती है और वो यहाँ पर इमीडिएटली लू फेंग के पास आ जाता है और सेकंड्स में ही सारी डील बील करके यहाँ पर लू फेंग की तरफ देखने लगता है कि तभी बाकी के लोग यहाँ पर आकर लू फेंग के ऊपर फूल वूल फेंकना शुरू कर देते हैं क्योंकि इनके अकॉर्डिंग बरसों पुराने इस गोल्डन आर्मर को जो कि यहाँ पर रखे रखे बस जंग खा रहा था उसे किसी ने बहुत अच्छी कीमत देकर खरीद लिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्टार फैंटेसी किंग होती है और साथ ही यहाँ पर उसका वाइफ वो दोनों भी हैरान होते हैं कि आखिर लू फेंग के दिमाग में चल क्या रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि
लू फेंग वापस से अपने मिलिट्री बेस में आ जाता है, जहाँ पर वो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उनके हवाले ट्रेड स्पॉइल्स को हैंड ओवर कर देता है। जिसके बाद वो बताने लगता है कि जिस गोल्डन आर्मर को मैंने परचेज किया है वो कल तक मेरे पास आ जाएगा और मैं उसे देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली वो गोल्डन आर्मर भी यहाँ पर लू फेंग को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर हम गोल्डन हॉर्न बीस्ट को भी देखते हैं, जहाँ पर वो भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो गोल्डन हॉर्न बीस्ट होता है वो यहाँ पर 30 साल तक उस नेमलेस स्क्रप्चर के सेकंड पार्ट को, जिसके बाद लू फेंग बताने लगता है कि 30 साल तक इसकी प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली वो सक्सेसफुली गोल्डन आर्मर को एक्टिवेट कर पाया। साथ हम देखते हैं कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी होने लगता है और यहाँ पर उसके फोरहेड पर गॉड रेस के जरिए से टेक्सटिंग की जाती है और यहाँ पर उसके फोरहेड पर किंग लिखा था। जिसके बाद बवाता बताने लगती है कि फिर तो हम इसे किंग आर्मर कह सकते हैं, है ना। यहाँ पर लू फेंग बताने लगता है कि गोल्डन आर्मर की वजह से जो गोल्डन हॉर्न बीस्ट है उसकी पावर वर्ल्ड मास्टर जितनी 10,000 गुना बढ़ चुकी है, जो कि किंग लेवल स्टैंडर्ड के पीक तक पहुंच चुकी है। और अब अगर मेरे पास ये है तो मुझे कभी भी यान सैक्रिफाइस कॉन्टिनेंट वालों से डरने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है और यहाँ पर लू फेंग बताने लगता है कि जिसके बाद मैं वापस से यान सैक्रिफाइस कॉन्टिनेंट में गया, जहाँ पे जाकर मैंने कुछ दोस्त बनाए, साथ ही मेरी रेपुटेशन भी बढ़ गई, जिनमें से जो मेरी सबसे करीबी थे वो किंग स्टार फैंटेसी और उसका भाई था। साथ ही मुझे ये पता चला कि अगर मुझे एक सैक्रिफाइस टावर को ओपन करना है तो इसके लिए मुझे 6 टोकन्स की जरूरत पड़ेगी, पर मुझे दूसरा टोकन अभी तक नहीं मिला। इसीलिए मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल करता रहा ताकि मुझे टोकन्स के बारे में कोई क्लू मिल जाए। इसी के साथ हम देखते हैं कि फ्लेम कॉन्टिनेंट के आउटसाइड में ये लोग पहुंच जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर जो किंग ये चैन होता है वो कहने लगता है कि चलो हम अपनी केव में चलते हैं, वहाँ पर जाकर कुछ बात करना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ये लोग उस केव में पहुंच जाते हैं तो लू फेंग कहता है कि बताओ आखिर तुम्हें क्या बात करनी है। जिस पर हम देखते हैं कि वो बंदा एक चीज को निकाल कर दिखाता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ, जो देखकर स्टार फैंटेसी किंग और लू फेंग शॉक्ड हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो एक टोकन है। यहाँ पर स्टार फैंटेसी किंग पूछती है कि भैया आखिर आपको ये टोकन कहाँ से मिला। जिस पर यहाँ पर जो किंग ये चैन होता है वो बताने लगता है कि असल में मैंने इसे जर्क नाम के एक बंदे से छीन लिया था। यांग चलो तुम अब अपना टोकन दिखाओ, देखते हैं कि हमें इससे क्या क्लू मिलता है। यहाँ पर लू फेंग जैसे ही अपना टोकन बाहर निकालता है तो दोनों टोकन आपस में एक एनर्जी फ्लक्चुएशन को क्रिएट करने लगते हैं और यहाँ से तेजी से मूव करना शुरू कर देते हैं, जो देखकर स्टार फैंटेसी किंग भी अपनी पावर का यूज करती है और ये लोग तेजी से उन टोकन्स का पीछा करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग उसका पीछा करते करते एक मिस्टीरियस सी जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर स्टार फैंटेसी किंग कहती है कि ये तो एक सैक्रिफाइस टावर है, हमने सच में एक सैक्रिफाइस टावर को ढूंढ लिया। यहाँ पे हम लू फेंग को देखते हैं, जहाँ पर जैसे ही वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे लैंड करता है तो वो कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि ये सैक्रिफाइस टावर तब से हमारे सामने मौजूद था, लेकिन जो डिवाइन पावर डिटेक्शन है वो इसे सेंस नहीं कर सकता। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर एक के बाद एक बाकी लोग भी आ जाते हैं और यहाँ पर उन्हें देखते साथ ही लू फेंग कहने लगता है कि ये लोग तो यहाँ पर ह्यूमन रेस के पीछे पड़े हुए हैं। जिसके बाद लू फेंग यहाँ पर घुमा के एक अटैक करता है, जिससे यहाँ पर जितने भी लोग थे वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और हम यहाँ पर स्टार फैंटेसी किंग को देखते हैं, जहाँ पर वो भी सरप्राइज थी। साथ ही जो दूसरा बंदा यहाँ पर मौजूद था उसे जाकर वो स्पेयर लग जाता है और यहाँ पर उसकी बॉडी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय होने वाली थी, लेकिन वो उससे पहले सभी को बताने लगता है कि उन्हें ये चीज लेने मत देना। जिसके बाद वो बंदा भी यहाँ पर मारा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो स्टार फैंटेसी किंग होती है वो उस टोकन को लेते हुए कहती है कि चिंता मत करो, हम तुम्हारा बदला जरूर लेंगे। इसी के साथ यहाँ पे बहुत ही पावरफुल बंदा आने लगता है, जिसे देखते साथ ही जो किंग ये चैन है वो कहने लगता है कि कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा और यहाँ पर वो उसकी पावर को फील करते हुए कहने लगता है कि ये किंग चैन जिन है जो कि यान सैक्रिफाइस कॉन्टिनेंट में बहुत ही ज्यादा फेमस है और जिसके पास पीक किंग लेवल की कॉम्बैट पावर है और जो कि हमसे एक लेवल हायर है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बंदा अपने बाकी के चमचों के साथ आ जाता है और बहुत ही कूल वाली एंट्री मारता है और जिसके पावर से ही आसपास की जमीन कांपना शुरू कर देती है। इसी के साथ हम यहाँ पर जुइका और पर्पल बेल किंग को भी देखते हैं, जहाँ पर ये भी उसी के पास आके खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर जुइका लू फेंग को कहने लगता है कि अगर तुम यहाँ पर हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास बाकी के 2 टोकन्स मौजूद होंगे और अब जो नया तुम्हें मिला है अगर तुम उसे ऐड कर लो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा टोकन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो लू फेंग पर टूट पड़ता है, जहाँ पर लू फेंग और इसके साथ ही भी फाइट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ये लोग फाइट कर रहे होते हैं और यहाँ पे लू फेंग कहने लगता है कि मैं जुइका से ही फाइट कर चुका हूँ, जो कि मैकेनिकल रेस से बिलोंग करता है और जो 2 लोग हैं मुझे उनके डिटेल के बारे में कुछ नहीं पता और मुझे नहीं लगता है कि ये सही वक्त है कि हम किसी से डायरेक्ट बदला लूं। जो सुनकर यहाँ पर किंग ये चैन और यहाँ पर स्टार फैंटेसी किंग दोनों ही हाँ में जवाब देते हैं और ये लोग कंबाइन अटैक करते हैं, जिससे काउंटर अटैक करने के लिए मैकेनिकल रेस के बाकी
बाकी सारे लोग भी इन पे अटैक करते हैं, लेकिन जैसे ही दोनों अटैक आपस में कोलाइड करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और यहाँ पर किंग ये चैन उस बंदे के सामने खड़ा होकर कहता है कि अगर हम लोग फोर्सफुली अटैक करते हैं तो तुम्हारी पावर और हमारी पावर दोनों इक्वल है, और मुझे पता है कि अगर हम लोग ऐसे आपस में भिड़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी यहाँ पर खुश रहेगी और ना ही किसी को कुछ हासिल होगा।